हाय गाइस, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज का टॉपिक है कि एक आदमी को किस तरह से अपना फाइनेंस को मैनेज करना चाहिए। मैं कोई रेसिस्ट साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन आज भी इंडिया में अगर हस्बैंड वाइफ इनकम कर रहे हैं तो हस्बैंड ही ज़्यादातर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, और अगर फादर है तो फादर डिसीजन लेते हैं। तो एक फादर या हस्बैंड का अगर गलत डिसीजन लिया जाता है फाइनेंशियली, तो पूरा फैमिली उसके वजह से सफ़र करती है। इसीलिए आदमी को अपना फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझ के और करेक्ट डिसीजन लेने का कोशिश करना चाहिए। और आज का वीडियो मैं इसी पे बना रहा हूँ। एक वेस्टर्न कोट है, मैन्स आर हैप्पियर व्हेन दे आर इम्प्रूविंग इन थ्री थिंग्स: हेल्थ, मेंटली एंड फाइनेंशियली। ए आइडियल मैन इज अ डिप्रेस्ड मैन। इसका मतलब यही होता है कि आदमी तभी खुश होता है जब वो एवरीडे ये तीन चीज़ों पे काम कर रहा है। हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा, मेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा और फाइनेंशियली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा। जो आदमी ये तीनों चीज़ों पे काम नहीं कर रहा, वो धीरे-धीरे डिप्रेस्ड होते चला जाएगा और वो अपना हार्ट अटैक का वेट कर रहा फिर। इसीलिए अपने आप को सही रखने के लिए आपको एवरीडे ये तीन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आज का मेन टॉपिक है फाइनेंशियल के ऊपर। फिजिकल और मेंटली के थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए आप स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं आज का मेन टॉपिक फाइनेंशियल के ऊपर। पॉइंट नंबर 1, डेवलप योर अर्निंग स्ट्रीम। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा कमाने के लिए आपको कॉलेज डिग्री ख़त्म करना है, फिर आपको इंटरव्यू देना है, तब आप जॉब जॉइन कर सकते हो। देखो, जॉब का मार्केट आज के डेट में उतना अच्छा नहीं है, और जॉब मिल भी गया तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास जॉब रहेगा। इसीलिए आप जब कॉलेज में हैं या स्कूल में जहाँ भी है, अभी से आप अपना एक साइड से सोचते रहिए कि किस तरह से मैं इनकम कर सकता हूँ। भले ही वो 1000-2000 ही इनकम क्यों ना हो, आप बस सीखिए चीज़ को कि किस तरह से अर्निंग किया जा सकता है। और आपके सराउंडिंग में भी देखेंगे आज के डेट में बहुत एग्ज़ाम्पल ऐसे मिल जाता है जो 20 साल, 25 साल का उम्र में किसी को 20 लाख 30 लाख का पैकेज मिल गया, किसी ने करोड़ों का बिज़नेस खड़ा कर दिया। तो ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं रहेगी। आप दूसरा, एक अगर आप अपना एक अर्निंग स्ट्रीम बना चुके हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसी पे आप ज़िंदगी बिता दो। ये ज़माना आप अपना आप लोग का फ़ादर या ग्रैंडफ़ादर की तरह नहीं चलता है। कोई भी स्ट्रीम आप एक परमानेंट नहीं है। आप एक स्ट्रीम में आज कमा रहे हो, आप उधर सेटल हो चुके हो, तो अब आपको सोचना चाहिए दूसरा इनकम स्ट्रीम कैसे बनाएँ। एक जो अमीर इंसान होता है, उसके पास मिनिमम 7 इनकम स्ट्रीम होता है। तो मैं 7 तो नहीं कह रहा हूँ, एट लीस्ट आपको 2-3 इनकम स्ट्रीम के बारे में सोचना चाहिए अपने लाइफ़ में। नंबर 2 है प्रोटेक्ट योर फैमिली फाइनेंशियली। देखो, आप अपना फैमिली को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो 4 तरीका से आपको प्रोटेक्ट करना है। पहला है इमरजेंसी फंड। आप अगर घर का हेड है फाइनेंशियली, आपके ऊपर फाइनेंशियली पूरा फैमिली डिपेंडेंट है, तो आपको इमरजेंसी फंड जल्द से जल्द बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी होता है, अगर ऐसा जॉब पे है कि जहाँ आप फायर हो सकते हैं, या आप ऐसा बिज़नेस में हैं जो कभी भी डाउन हो जाता है, अप होता है, उतना सर्टेनिटी या स्ट्रॉन्ग बिज़नेस नहीं है, तो आपको एक इमरजेंसी फंड कम से कम 1 साल के से लेके 15 महीने का बिल्ड करके रखना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप फायर होंगे, आपको स्कूल फीस पे करना ही है। आप जाके स्कूल में नहीं बोल सकते अपने बच्चे का कि मैं फायर हो गया तो मैं स्कूल फी नहीं दे सकता हूँ। इसी तरह घर का जो भी डेली का खर्चे होते हैं, उसके लिए आप बजट बनाओ। जो भी आपका डेली का खर्चा है वो आपको चलता रहेगा, आप इनकम करें या ना करें। इसीलिए आपको फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने के लिए पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। सेकंड थिंग, आपको उस लोन ज़्यादा नहीं लेना है। आपका आज का जो भी इनकम है उसको 30 से 40% से ज़्यादा का आप लोन का ईएमआई में पे नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे आपका अनसर्टेन जॉब है या बिज़नेस अनसर्टेन है, उसमें आप जैसे ही उसमें निकल जाओगे वहाँ से, आपको लोन पे करना ही पड़ेगा। अगर नहीं पे करते हो, सपोज़ आप हाउस लोन लेके रखे हो, होम लोन जो लेके रखते हैं, अगर आपने कुछ ईएमआई पे कर चुके हो, 20-30 ईएमआई पे कर चुके हो, उसके बाद आप ईएमआई पे नहीं कर रहे हो, तो बैंक वाले आपके घर पे कब्ज़ा कर लेंगे। आपका घर वाले फिर रोड पे आ जाएगा। इसलिए ईएमआई इतना ही लीजिए कि आपके पास जॉब ना होते हुए भी आप थोड़े लंबे टाइम तक ईएमआई को पे कर सकते हो। और आइडियल कंडीशन यही है कि 30 टू 40% से ज़्यादा आप ईएमआई मत लीजिए। थर्ड थिंग है कि हेल्थ इंश्योरेंस। आपका अपना हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। साथ में आपका फैमिली का भी हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि आप घर का हेड है, अगर आपका ही हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और हेल्थ वाइज़ आपको कोई कोई बीमारी हो जाती है, कोई डेंजरस वाला बीमारी, तो आपका पूरा फैमिली, एक तो आपको ट्रीटमेंट के पीछे उसके बाद सफ़र करना ही है आपका फैमिली को, साथ में फाइनेंशियली भी उनको सफ़र करना पड़ जाएगा, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। और इंडिया में हम लोग का हेल्थ सिस्टम इतना कॉस्टली हो चुका है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को गरीब होने के लिए एक बड़ा बीमारी काफ़ी है। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू से। और चौथा है टर्म प्लान। टर्म प्लान इसलिए ज़रूरी है कि बाय चांस अगर आप नहीं रहते हैं,
आपका ईएमआई चल रहा, कुछ भी हो, आपका बच्चों का पढ़ाई हो रहा, कुछ भी हो रहा, सडनली आपका कुछ डेथ हो जाता है या कुछ ऐसा क्रिटिकल इंजरी हो जाता है कि आप जॉब नहीं कर सकते कभी भी। इस टाइम पे आपको टर्म प्लान ही है जो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्म प्लान आएगा, जिससे आपको आपका फैमिली को फाइनेंशियली स्मूथली चलेगा। आपका कमी का फ़ील तो होगा ही, लेकिन फाइनेंशियली या किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो आप ये 4 तरीका से अपना फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक कोट है कि ए बॉय शुड लिव लाइक ही डोंट हैव फादर। इसका मतलब ये नहीं कि फादर को रिस्पेक्ट नहीं करना या निकाल देना घर से या उनको मतलब नहीं है उनसे। एक आदमी को इसी तरह अपना लाइफ जीना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वो ये मान ले कि उनका फादर उनका सपोर्ट के लिए नहीं है। उनको खुद अपने पैरों पे जल्द से जल्द खड़ा होना है। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंस नॉट ओनली ऑन स्टफ्स। इसका मतलब ये है कि आप अगर घर का हेड है फाइनेंशियली, तो आप क्या चाहते हैं लाइफ में, इससे आपका पूरा घर का एक्सपीरियंस डिपेंड्स करता है। सपोज़ आप बहुत जगह घूमना चाहते हैं, तो आपका बच्चों को नहीं पता कि आप 20,000 कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं। उसको बस इतना मतलब है मेरा पापा यहाँ मुझे घुमाने लेके गए थे। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपना फैमिली को किस तरह का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। आप सिर्फ़ घर में सामान अगर खरीदते जा रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा नहीं होता है। बाकी लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी कहीं डोनेशन दे रहे हैं, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। कोई एनजीओ में जॉइन कर रहे हैं, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और वो एक्सपीरियंस जब अपने घर के लोगों को शामिल करेंगे उस एक्सपीरियंस में, तो आपका अंदर एक बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। फाइनेंशियली भी वो समझेंगे। सपोज़ आप एक कोई एनजीओ में जॉइन किए हैं, जहाँ गरीब लोगों का मदद कर रहे हैं। आप अपना बच्चे को लेके जाएँगे, तो वो बच्चा भी फाइनेंशियली उस चीज़ को समझेगा कि लोगों को गरीबी है, पैसों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस तरह से फिज़ूल खर्चे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। आप जब तक ये डिसीज़न नहीं लेंगे, तो आपका बच्चा खुद ब खुद ये चीज़ करते हुए काफ़ी ऐज निकल जाएगा तब तक। तो इसीलिए आप घर के बड़े होने के नाते आपको इस तरह का डिसीज़न एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको खर्चा करना चाहिए, ना कि फालतू के चीज़ों के ऊपर। पॉइंट नंबर 4, कंटीन्यूअस इंक्रीज़ योर फाइनेंशियल नॉलेज। ये हम लोग का इंडिया में बहुत ये फ़ेमस है कि दादाजी ने अगर हाईवे वाला प्लॉट नहीं बेचे होते, तो आज हम लोग करोड़पति होते। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखोगे, तो आपका दादाजी ने क्या कमी थी कि उन्होंने वो हाईवे वाला प्लॉट बेच दिए? क्योंकि वो विज़न नहीं था फ्यूचर का। वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे नॉलेज के वाइज़, इसीलिए वो बेचे। तो क्या चाहते हो कि आपका भी आने वाला पीढ़ी आपके ऊपर इस तरह से एलिगेशन लगाए कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज हम लोग करोड़पति होते। चाहे वो स्टॉक हो, क्रिप्टो करेंसी हो या किसी भी तरह का एसेट क्लास हो, वो आपको अपना नॉलेज इंक्रीज़ करके आपको उसमें डिसाइड करना है। लेकिन कंटीन्यूअस आपको ये नॉलेज इंक्रीज़ करते रहना है। आप अगर कंटीन्यूअस ऐसे नॉलेज इंक्रीज़ नहीं करोगे, तो आप गलत-गलत फाइनेंशियल डिसीज़न लोगे और ये गलत डिसीज़न आपका आने वाले जनरेशन तक को इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए कंटीन्यूअस आपको फाइनेंशियली खुद को इम्प्रूव करते रहना है। अगर नहीं कर सकते, एटलीस्ट कोई फाइनेंशियल प्लानर को हायर कीजिए, जो भी आप ट्रस्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग चलिए। लेकिन खुद से एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कोई गलत-गलत डिसीज़न मत लीजिए। खुद सीखिए, फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस कीजिए, फिर डिसीज़न लीजिए। पॉइंट नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विथ हाई वैल्यू पीपल। आप बोलोगे इसको फाइनेंस से क्या लेना-देना? इसको फाइनेंस से बहुत लेना-देना है। देखो, हम लोग आए दिन बॉलीवुड को इस तरह से ब्लेम करते रहते हैं कि वहाँ नेपोटिज़्म बहुत ज़्यादा है। मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ, आप ही बताना इसमें इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? आपका अपना लड़का है, आपका पड़ोस में एक लड़का है। पड़ोस वाला जो लड़का है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, डिज़ाइनिंग वगैरह में बहुत अच्छा है। तो उसके अंदर एक कैपेसिटी है, एक डिज़ाइनिंग कोर्स कर ले तो वो काफ़ी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। हो सकता है देश के लिए भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करे। लेकिन वो डिज़ाइन कोर्स का कीमत है 30 टू 40 लाख कॉलेज का। और आपका बेटा है जो अच्छे से नहीं पढ़ता है, लेकिन आपके पास अभी 50 लाख रुपीज़ है। तो आप अपने बेटे को इम्प्रूव कराओगे उस 50 लाख रुपीज़ देके कि इसको कोई कोर्स करवा देते या कोई छोटा-सा बिज़नेस खोल देते जिससे इसका लाइफ़ इम्प्रूव हो जाए, या आप पड़ोस वाले लड़का को बोलोगे ये ले 30 लाख रुपीज़ तू अपना कोर्स कंप्लीट कर। ऑब्वियसली अपने बच्चे को करोगे। तो नेपोटिज़्म गाली दे देना अलग बात होती है उनको, लेकिन हर घर पे नेपोटिज़्म चलता है और हर कोई अपने बच्चे को इम्प्रूव कराना चाहता है। और आप अपने बच्चे को कैसे सेटल कराओगे? वो तभी कर सकते हो जब आप अपने सराउंडिंग को ऐसा बनाए हो, जहाँ ईज़िली अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है। तो जब आपका बेटा उस लायक हो जाएगा, उनके लिए बहुत सारा अपॉर्च्युनिटी आप ईज़िली अवेलेबल करा के दे सकते हो। ये तभी पॉसिबल है, जब आपने आपको ऐसा सराउंड करके रखे हो ऑलरेडी इस तरह के लोगों से। ये आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट आपको नहीं लगता है, लेकिन अगर आप अमीर लोगों को देखोगे, तो लोग हमेशा इसी तरह का सराउंडिंग पे रहता है, जिसकी वजह से उनके बच्चों को परेशानी नहीं होता कि जॉब मिले, ना मिले। और ये आप हमेशा देखोगे, अपने सराउंडिंग में भी देख लो, जो बच्चा का फादर ऑलरेडी इस तरह का सराउंडिंग में है ना,
उसको जॉब बहुत ईज़िली मिलता है। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट फाइनेंशियली बेनिफिट ना होते हुए भी आपको ये करना है, क्योंकि यही आपका आने वाले जनरेशन को टेंशन फ्री रखेगा। तो आज के लिए ये 5 पॉइंट, और ऐसे इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, बजटिंग, ये सारे चीज़ों पे हम लोगों का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है पर्सनल फाइनेंस में। अगर इसमें किसी को भी अपना नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसमें गो थ्रू कीजिए। आपको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा वहाँ पर। और इस वीडियो को अपने सारे बॉयज़ को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और कुछ भी आपको डाउट हो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।